14 मई 1954 को भारत के संविधान में एक जघन्य अपराध किया गया और शेख अब्दुल्ला से जायज और नाजायज संबंधों के चलते विजनरी प्रधानमंत्री ने उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर दबाव बनाया और एक आदेश दिलवाया और उस आदेश में कहा गया, जिस आदेश का नाम है आर्टिकल 35A, उसके बारे में कभी संसद के किसी सदन में न तो चर्चा हुई न उसका जिक्र किया गया। और झूठ की पराकाष्ठा यह है कि 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान बन चुका था। यह तथाकथित राष्ट्रपति का आदेश भारत के संविधान में 14 मई 1954 को जोड़ा गया। और चोरी देखिए, जो आज सफेदपोश लोग हैं जो बताते हैं कि उन्होंने इस देश के साथ बड़ा महान किया है, वो जब बोलते हैं तो सच्ची बोलते हैं क्योंकि वो अंग्रेजी में स्पीच देते हैं, इसलिए विजनरी हैं। मैं इन बातों से इंप्रेस नहीं होता। 14 मई 1954 को जिस संविधान के अंदर ये जोड़ा गया, उससे 5 बार की जो हर साल कॉपी निकलती है संविधान की, उन कॉपियों में उसको गायब कर दिया गया क्योंकि उस वक्त वो लोग थे जो उस पर सवाल उठा रहे थे। और उसके बाद 5वें एडिशन के बाद आपने फिर किसी में 35A को जोड़ा, फिर किसी तीसरे में जोड़ा, ऐसे करके अलग अलग करते रहे आप। और जिससे संबंधित था, जिस राज्य के लिए ये स्पेशल पावर और राइट दिए गए थे, उस राज्य के सिलसिले में जहां 370 लिखा था वहां नहीं लिखा, उससे कहीं आगे जाके लिखा। और पूरे देश में इस पे चुप्पी थी, पूरा देश चुप था इसके ऊपर। कश्मीर की समस्या, कश्मीर प्रॉब्लम, कश्मीर में ये, कश्मीर में वो, पूरा दुनिया जो है कश्मीर की तरफ देख रही है। और अब तो आप समझते हैं कि कश्मीर हमारे देश में सब जगह चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि वहां अल्ट्रा राष्ट्रवादी लोगों ने पिछले 70 साल से उपद्रव मचा रखा है। आर्टिकल 35A, जिसको आर्टिकल भी नहीं माना जा सकता, मैं और हमारे 2-3 दोस्तों ने एक संस्था बनाई और उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में, आप ही के राज्य के एक बड़े प्रबुद्ध एक्सट्रीम नेशनलिस्ट वकील साहब हैं, उनके पास हम मिन्नत करने गए और शायद हमारी इतनी हैसियत भी नहीं थी कि हम उनसे बात भी कर पाते। उनका स्टेचर भी इतना बड़ा था और शायद हम उनको जो बात करने की फीस होती शायद वो भी हम नहीं दे सकते थे। लेकिन हैं इस देश में ऐसे लोग जो आपकी ऐसे लोगों की बात भी सुन लेते हैं। हमने कहा सिर्फ हमको 2 मिनट दे दीजिए, हम अपनी बात कहना चाहते हैं, हमारा कोई पर्सनल मुकदमा नहीं है। 2 मिनट में वो बात समझ गए और कहा आप लोग जाइए। 6 महीने के बाद 19 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट में हमने आर्टिकल 35A को चैलेंज किया। और जब चैलेंज किया तब पता चला कि हमने ये कोई छोटा मोटा काम नहीं किया है, इसमें बड़ा खतरा है। आखिर चुप्पी क्यों साधी हुई थी इसके ऊपर, वो हमें उस दिन एहसास हुआ जब हमारा साथी हमारे बीच में से चला गया। यह आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर राज्य को रिपब्लिक सेकुलर भारत के अंदर 2 नेशन थ्योरी को जन्म देता है। कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाता है। कश्मीर के अंदर भारत के तमाम दुनिया के किसी भी हिस्से में भारत के लोग जो पैदा हुए हों, किसी कोने में हो, किसी धर्म के हो, किसी जात के हो, किसी भाषा के हो, उनको जम्मू कश्मीर में अलग से नागरिकता लेनी होगी। उनका अलग एक संविधान है। उस संविधान में हजारों ऐसी धाराएं हैं जो एंटी हिंदू और एंटी इंडिया हैं, लेकिन वो पिछले 70 साल से गवर्न हो रहा है। हर प्रकार की सरकार आ रही है, हर प्रकार की सरकार जा रही है, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि असली प्रॉब्लम कहां है। जड़ में मट्ठा डालने की जगह हम पेड़ों के पत्तों पे पानी डाल रहे हैं।
या आर्टिकल 35 ए जम्मू कश्मीर को नाजायज तरीके से नाजायज काम करने की लीगल इजाजत देता है। ये वहां की सरकार को इस बात की इजाजत देता है कि वो ये तय करेंगे कि किसको नागरिकता देनी है, किसको नहीं देनी है। यही आर्टिकल 35 ए की वजह से हिंदुस्तान का नागरिक, जो भारत के संविधान में आपको आजादी देता है कि आप भारत के किसी कोने में जो भारत का हिस्सा है और कम से कम एक ही हिस्सा है जिसे हम सुबह शाम रटते हैं, अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। कभी बिहार के बारे में सुना आपने? कभी कर्नाटक के बारे में सुना कि अभिन्न अंग है? लेकिन इसके साथ विशेष दर्जा लगा हुआ है कि अभिन्न अंग है, उसके बावजूद भी आप वहां जाके नहीं बस सकते हैं। लेकिन इसी आर्टिकल को नेहरू जी के महान दोस्त, जिनके लिए उन्होंने देश के साथ गद्दारी की, संविधान में झूठ बोला, उन्होंने जब जम्मू कश्मीर में यह संविधान में जोड़ा, जम्मू कश्मीर का संविधान 1956 में ड्राफ्ट बना और जनवरी 1957 में उनका संविधान लागू हो गया। वो उनसे भी आगे थे, नेहरू जी के दोस्त थे, तो ऐसे ही होंगे। देखिए, ये मेरा गुस्सा है, ये मेरे लिए कोई पॉलिटिकल तकरीर नहीं है, लिहाजा इस जद में नेहरू जी भी आएंगे, इस जद में बापू भी आएंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं, मुझे किसी पार्टी का टिकट नहीं चाहिए। और मुझसे कौन खुश होगा, कौन नाराज होगा, इसकी मुझे कतई चिंता नहीं है। मैंने पहले नहीं की, मैंने जब नहीं की, जब मैं जहां पैदा हुआ था, तो अब तो मैं कहीं और हूं। उन्होंने क्या किया कि जब अपने संविधान में जोड़ा तो एक शर्त और रख दी। तो विजनरी प्रधानमंत्री ने यह नहीं पूछा कि भाई ये आप क्यों मांग रहे हैं, उनका ये भी ले लो। उनकी शर्त क्या थी कि हम 14 मई 1954 में जिस तथाकथित राष्ट्रपति के आदेश को एक संविधान का हिस्सा बना रहे हैं, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के संविधान में इसको लागू रखेंगे, लेकिन इसके लागू करने की डेट 1944 से शुरू करेंगे। ये नहीं पूछा किसी ने भाई कि भाई 1944 ही क्यों थी, 632 रख लेते हैं, पूरी तमन्ना पूरी हो जाती है। उसमें अबू बकर से लेके अली वली सब आ जाते हैं, सबको नागरिकता देते हैं। लेकिन यह सच बात है कि किसी ने पूछा नहीं, और हमारे राष्ट्र में, देश में लोगों को फुर्सत नहीं थी। जब आपको बड़े मकान और बड़ी गाड़ी खरीदने की फुर्सत थी, तब लोग इस देश के संस्थानों को दीमक की तरह खा रहे थे। और जब आपको होश आया है, तो आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम अगले 50 साल तक इस स्थिति को बरकरार रखना होगा। तब ये दीमक से जिनको चाट गई है, तब जाके ठीक होगा। एक दो बार से बटन दबाने से काम नहीं चलेगा। उन्नीस 1944 की डेट इसलिए रखी गई, और यह बात मैं पूरे होशो हवास में, पूरे कन्विक्शन के साथ कहता हूं कि जब हम आज बात करते हैं कश्मीर को लेकर के, तो हमारे यहां एक नैरेटिव दिया गया जो टोटली फ्रॉड था। वो पॉलिटिकली कुछ लोगों को सूट कर सकता हो, क्योंकि हमारे यहां राजनीति में नए नए प्रधानमंत्री जो आते हैं, वो एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो हर बार उसी बात को दोहराते हैं और एक नए तरीके से दोहराते हैं। मेरे 12 साल के जीवन में मैंने जितना हंसी का पात्र वहां बना हूं, वो अपने यहां की मूर्खता के कारण बनता हूं, और शायद वो यही समझते हैं आपको भी। एक प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा भाई हमें ये क्या कर रहे हैं भाई, हमें हथियारों की जरूरत ही नहीं, हमारे पास तो डंडा है, क्या करना है हथियारों की। तो 62 हो गया। जब पिट गए तब समझ में आया। एक प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा अरे हम ये जासूसी वासूसी क्यों करते हैं भाई, हम तो शांति प्रिय लोग हैं। हमारा एक संगठन जिसमें RSN सिंह साहब काम करते थे, उस संगठन के बहादुर लोगों ने आपके पड़ोसी मुल्क में जिस जगह बम, न्यूक्लियर बम के लिए जो फ्यूजन बनाया जाता है, वहां 3 आदमी आपके प्लांट थे, नाई की दुकान बना ली थी उन्होंने। अब इस तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी। उस प्लांट में जो लोग काम करते थे,
उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, सब कुछ वहीं रखा था। ये बात अलग है कि 3 आदमी आपकी वहां नाई की दुकान खोलने में कामयाब हो गए थे। बाल काटने से पता चला कि उन बालों में किस चीज के रेशे हैं। उन रेशों को भेज करके बता दिया कि जो बम धमाकों के लिए फ्यूजन बन रहा है वो यहां बन रहा है, कठुआ में। प्रधानमंत्री को बताया गया, उन्होंने फोन करके कहा, भाई आप बम क्यों बना रहे हैं? तीनों मार दिए गए। एक प्रधानमंत्री आए, वो भी पाकिस्तान से माइग्रेट हुए थे। उन्होंने ऑफिशियली जो भारत की खुफिया एजेंसी है उस डीप स्टेट को ऑफिशियली खत्म किया। उनका नाम था आई.के. गुजराल। फिर एक और आए। हमारे यहां कंसिस्टेंसी नहीं है। हम अपने 5000 साल पुराने इतिहास से और 700 साल की गुलामी के दरमियान में क्या हुआ है इसको सीखना ही नहीं चाहते। हर आदमी आता है सत्ता पे बैठते, उसको लगता है कि नहीं, आई एम ए स्टेटमैन, मुझे कुछ नया करना है, दुनिया मेरी वाह वाह करे। इस वाह वाह के चक्कर में यह देश बर्बाद हुआ है। एक प्रधानमंत्री हमारे बस लेके गए, हम बस लेके जा रहे थे, वो पैदल आ गए कारगिल में। और हमने एक जर्नल को, जिसका पूरी दुनिया में उजागर हो गया, उसको राष्ट्रपति बनवा दिया। खैर बस डिप्लोमेसी हुई, वो भी खत्म हो गई बात। एक ऐसे बने कि आए तो पाकिस्तान से थे, प्रधानमंत्री भारत के बने, लेकिन 10 साल में उधर जा नहीं पाए बेचारे। नहीं, वो भी कोई करिश्मा कर देते। लेकिन मैं ये मूर्खता इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों ने भारत को पढ़ा है, मैंने 12 साल उनको पढ़ा है। इसलिए मैं अगर जानता भी हूं तो मुझे अब इस देश को बताने में कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे अब उस प्रोफेशन में वापस नहीं जाना। आपको नहीं पता कि कारगिल के बाद एक बड़ा दुखद घटना घटी है, जिस कारगिल युद्ध की हम चर्चा कर रहे हैं। और यह आपके यहां तो नहीं बताया जाएगा, वहां बताया गया, गोल्डन लेटर्स में है, मिनट टू मिनट बताया गया। आप सबको याद होगा, ये तो अभी चंद साल पुरानी घटना है कि कारगिल युद्ध में परवेज मुशर्रफ का जो मैसेज था वो आपके महान सपूतों ने टेप कर लिया था। कितने बजे क्या बोला, क्या कहा, सारी वो रिकॉर्डिंग थी। क्योंकि हमारी समस्या यह है कि हम ये मानते हैं कि जितने महान संस्कृति के लोग हम हैं, जितने आदर्शवादी हम हैं, उतने ही दूसरे लोग होंगे। और इसी गलत फहमी में हम 700 साल से गुलाम हैं और आजादी के बाद भी गुलाम हैं। आप आदर्शवादी हैं, रहिए, आपकी संस्कृति आदर्शवादी थी, उस पर गर्व कीजिए, लेकिन वर्तमान समाज आदर्शवादी नहीं है। समाज जिस किस्म का है उसी हथियार से लड़ाई लड़ी जाएगी, नहीं आप मार खाते रहेंगे। वो लोगों ने कहा कि देखिए साहब, वो पूरे देश में पता है, आपके उस वक्त के प्रधानमंत्री से लेकर के एक एनएसए थे, बहुत महान एनएसए, उनकी बड़ी चर्चा होती है। और हमारे यहाँ एक और बड़ी प्रॉब्लम है सर, जो मैंने पास से देखा है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, बाकी आप लोग मुझसे बड़े हैं, कह सकते हैं कि किसी भी आदमी में, निजी तौर पे छोड़ दीजिए, अगर उसको राष्ट्र के नाम पे भी कुछ पता चल जाता है, तब भी वो अपने संबंधों के खराब होने और उस बात को कहने से या तो कतरा जाता है या खामोश हो जाता है। और हम सब वही गुणगान करने लगते हैं। जब वो चला जाता है तब हम उसके बारे में कहते हैं। ये मैं समझता हूं सबसे बड़ी कायरता। वो जिंदा हो तो उसके मुंह पे कहो, ताकि उसे मरने में तकलीफ हो। जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं, जिस रिकॉर्डिंग की मैं बात कर रहा हूं, वो रिकॉर्डिंग आपके लोगों ने, देश की खुफिया एजेंसी ने
पूरी दे दी। हमारे यहाँ के महान नेताओं ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि, शांति के दूत, फोन करके कहा कि देखिए साहब, हम आपको इसकी कॉपी भेज रहे हैं और इन लोगों को सजा दीजिए। जब उस मुल्क में जहां सजा देने वाली क्राइम करते हैं, उससे कह रहे हैं कि आप सजा दीजिए। हां, उन्होंने सजा दे दी, क्योंकि आपको ज्ञान जिस चीज का नहीं है उसमें भी आप एक्सपर्ट हैं। मैं दो चीजों पे बार बार फोकस करता हूं और दुनिया से सीखिए। कुछ चीजें आदमी के बदलने से नहीं बदली जानी चाहिए, वो राष्ट्र की एक पॉलिसी होती है। आज कोई समाजवादी आ गया, उसने देश की फॉरेन पॉलिसी बदल दी। आज कोई वामपंथी आ गया, उसने अपनी पॉलिसी बदल दी। आपकी डिफेंस पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है। और अगर कोई गलती आपने कर भी ली है तो भी उसको आप सुधारना नहीं चाहते। लिहाजा इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो कैसेट गया, राष्ट्रपति के दरबार में 7 पाकिस्तानियों का उसी रात कत्ल कर दिया गया। सब आर्मी के ऑफिसर थे और एक खबर नहीं दी। सारे फैमिलीज को कंफाइन कर दिया गया। ये खबर देश से बाहर ना निकले। आपके लोगों ने राष्ट्रपति भवन पाकिस्तान में पैठ बना ली थी। वो 7 पाकिस्तानी भारत के लिए खुफिया एजेंसी की खबर दे रहे थे। कुछ निकला नहीं, आप महान नहीं बने, लेकिन ये महानता का भूत जो है हमको सवार है। उस मुल्क को आप कुछ भी कहिए, अच्छा कहिए, बुरा कहिए, लेकिन 4 राज्यों का मुल्क, उत्तर प्रदेश के बराबर की जनसंख्या, आपके समतल खड़ा रहता है। आपका देश उसके नाम से एक पत्थर फेंक देते, हम कहते हैं हाथ देखिए, हमने घर में घुस के मारा है। हमने किसे मारा है? आपके बराबर का मुल्क है वो। एक बौने से मुल्क को आपने अपने बराबर बना लिया है। सुबह शाम पूरे देश के अंदर पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। ऐसा लगता है कि हम सिर्फ पाकिस्तान को समाप्त करने या पाकिस्तान के ऊपर 2 पत्थर फेंकने से ही महान हो जाएंगे। जहां फेंकना चाहिए वहां नहीं फेंक पाते। पूरा नेशन की साइक में पाकिस्तान बैठ गया है। उसको पता है कि कहां पर किस बात के कहने से भारत के अंदर गड़बड़ी होगी। वो अपने काम पे लगा हुआ था। वो जिस मकसद के लिए बना है वो काम बखूबी कर रहा है। उसमें वो 1 इंच आगे पीछे नहीं हुआ। उनके यहां सेंट्रिस्ट, लेफ्टिस्ट लीनिंग के भुट्टो को भी देखा हमने, और एक्सट्रीम इस्लाम को मानने वाले जियाउल हक को भी देखा, नवाज शरीफ को भी देखा, बेनजीर को भी देखा, मुशर्रफ को भी देखा, लेकिन कुछ बदला नहीं। आपके यहां बदलता रहता है। हर आदमी एक्सपेरिमेंट करता है। ये जो विश्वास जीतने की परंपरा हमारे साथ है, ये हमने नहीं सोचा कि इसी विश्वास जीतने में हम 700 साल गुलाम हो गए। पृथ्वीराज चौहान ने भी 16 बार विश्वास जीता था। गुरु गोविंद सिंह ने भी जीता था। विश्वास नहीं मिला आपको आज तक। विश्वास नाम का कवि मिल गया है दिल्ली में, लेकिन विश्वास नहीं मिल रहा। हम कब तक सब जानने के बावजूद भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि नहीं, पूरी दुनिया का विश्वास जीतने के बाद हम करेंगे। शांति सिर्फ शक्ति से स्थापित होती है, भीख मांगने से और हाथ जोड़ने से नहीं होती। आप शक्ति का प्रदर्शन कीजिए, और आपने जब जब किया है तब तक रिजल्ट आपको अच्छे मिले हैं। लिहाजा हम ये कहें कि हम शक्ति प्रदर्शन तो करेंगे, हम बम धमाका तो करेंगे, लेकिन हमारी राष्ट्रीय पॉलिसी अजीबोगरीब किस्म की है। हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। आपके राज्य ने बड़े सारे खिलाड़ी दिए हैं, लाकड़ा से लेके डुंग डुंग तम तमाम बड़े खिलाड़ी थे।
हॉकी खेलने का जो राष्ट्रीय खेल है उसका एक ही नियम है, वो बदला नहीं पिछले कई सौ सालों से, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। लेकिन राष्ट्रीय पॉलिसी हमने क्या बनाई कि पहले हमला नहीं करेंगे, पहले हमारे ऊपर करो, और हम मर गए तो ठीक है और जिंदा रहे तो फिर हम तुम्हें जवाब देंगे। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी मान के चलते हैं कि हमला होने के बाद हम बचेंगे तब हम जवाब देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने कारगिल का युद्ध भी उसी हालात में लड़ा, हमने 65 का 71 का सारे युद्ध हमने अपनी तरफ से शुरू नहीं किए। अभी हम जिस विजय दिवस की बात कर रहे थे, सन 65 के युद्ध में तो आप हाजीपीर लाहौर में चले गए थे, हाथ जोड़ के खाली करवाया, वापस कर दिया समझौते के बाद। जब भी इस देश ने शक्ति दिखाई है, इस देश की सत्ताओं पर, व्यवस्थाओं पर ऐसे बौने लोग बैठे हैं कि उन्होंने अपने लोगों को झुका दिया। अब तो किताबें मौजूद हैं और लिखने वाले मैं बार बार इस बात को रिमाइंड कराता रहता हूं कि लिखने वाला कोई आरएसएस का नहीं है, कोई 5 जन का एडिटर नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजर का एडिटर नहीं है। तमाम वो लोग हैं जो बिल्कुल दूसरी बैकग्राउंड से आए हैं और वो भी आज सच लिख रहे हैं। एक किताब लिखी है अनुज धर ने, उस किताब को मार्केट में अवेलेबल है। उसने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखा है। 20-25 देशों से जो डॉक्यूमेंट थे उस वक्त के, वो सारे डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसने। उस किताब का नाम है योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड, जिसके ऊपर विवेक अग्निहोत्री नाम के एक नेशनलिस्ट फिल्म डायरेक्टर ने फिल्म बनाई है ताशकंद फाइल। यह कैसे होता है कि यही लोग, यही समाज ताशकंद फाइल देख के निकलता है और यहां से निकलते से बाहर तक जितनी उसे गालियां आती हैं वो पुराने लोगों को देने लगता है। एक खास किस्म की पार्टी को देता है, उसके लीडर्स को देता है। वो यहां फिल्म देखने आता है तो उसको पता नहीं होता कि मुझे क्या देखना है, लेकिन देखने के बाद वो कन्विंस हो जाता है फैक्ट के साथ में कि इस देश के साथ किन लोगों ने गद्दारी की है। तो हम अगर आज भी इस बात को नहीं समझ रहे कि इस राष्ट्र को बचाना है, यह राष्ट्र खतरे में है,